हम लोगों ने कल पढ़ा था लेंज लॉ, है ना। कल हमने लेंज लॉ पढ़ा था, लेंज का नियम अपन ने कल पढ़ा था, कल परसों वाली क्लास में। तो लेंज नियम कहता था कि मतलब ये क्या करता है, उन कारणों का विरोध करता है जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है। मतलब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे डायग्राम बनाया था इस जगह पे, और अपन क्या करा था, एन और एस पोल लेकर आए थे अपन उसके पास में इस तरह से, है ना। यहाँ पे अपन एन और एस लेके आए थे, अपन ने डायग्राम बनाया था इस तरह से। तो क्या हुआ था, ये एस ये एन, तो ये जो लो था ना, ये लो किस पे वर्क करता है, ये एनर्जी कंजर्वेशन पे वर्क करता है। ये एनर्जी कंजर्वेशन पे वर्क करता है, ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। तो अगर 1 मार्क्स में आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि लेंज लॉ किस पे डिपेंड करता है, तो क्या बोलोगे, एनर्जी कंजर्वेशन पे। कैसे करता है, उसके लिए देखो आप, वो इसलिए कहा गया है कि एनर्जी कंजर्वेशन में वर्क करता है, तो कि इसमें लिखा है कि जब चुंबक को कुंडली के समीप लाते हैं तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध तथा कुंडली को दूर ले आते हैं तो आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है और यांत्रिक कार्य विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। मतलब क्या हुआ, जब अपन इस मैग्नेट को अपन इसके पास ले गए थे तो यहाँ पे एन पोल बना था, और जब इसको अपन दूर ले गए थे, इसको एन को यहाँ से, तो यहाँ पे एस पोल बना था। ये अपन ने कल पढ़ा था। तो अगर एन आता है पास में, तो ये यहाँ पे एन बनता है, मतलब क्या कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। तो ये भी प्रतिकर्षित करता है, रिपेल करता है, तो प्रतिकर्षित करने के लिए इसको कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा इसको रिपेल करने के लिए। और वर्क चेंज होगा किसमें, एनर्जी में। आप जानते हो कार्य ऊर्जा बराबर होती है वर्क एनर्जी थ्योरम से, है ना। तो जो वर्क करेगा वो किसमें चेंज होगा, एनर्जी में चेंज होगा। और ये वर्क कर रहा है, तो ये कौन सी एनर्जी है, ये मैकेनिकल एनर्जी है, यांत्रिक ऊर्जा है। अगर ये वर्क कर रहा है तो ये कौन सी एनर्जी है, ये मैकेनिकल एनर्जी है, यांत्रिक ऊर्जा है। और ये यांत्रिक ऊर्जा कन्वर्ट होती है विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा चेंज होती है विद्युत ऊर्जा में। और हम जानते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है कि ये एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर, है ना। तो ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऊर्जा कैसी है आपकी, संरक्षित है, और एनर्जी कंजर्व है आपकी। तो आप ध्यान रखना, ये क्या करता है, अगर इसको पास लेके आ रहे हैं तो इसको प्रतिकर्षित करने के लिए, इसको रिपेल करने के लिए वर्क कर रहा है। इसको दूर लेके जा रहे हैं तो इसको आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए वर्क कर रहा है। और जो वर्क डन किया जा रहा है वो किसमें स्टोर हो रहा है, एनर्जी में स्टोर हो रहा है। कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। और वो मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, बाद में करंट, मतलब इलेक्ट्रिक बना रही है, विद्युत बना रही है, इसलिए इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो ये किसमें चेंज हो रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ यहाँ पे लग रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो कि लेंज लॉ किस पे काम करता है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे, ऊर्जा संरक्षण के नियम पे। उसके बाद अपन बात कर रहे थे, अपन ने पढ़ लिया था, तो एक टॉपिक है आपके इसमें, वो टॉपिक क्या है, कि टॉपिक का नाम है कि गतिक विद्युत वाहक बल, है ना। गतिक विद्युत वाहक बल, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको बोलते हैं गतिक विद्युत वाहक बल या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, गतिक विद्युत वाहक बल, ठीक है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, गतिक विद्युत वाहक बल, गतिक विद्युत वाहक बल, ठीक है। मतलब गति कराने पर जो विद्युत वाहक बल बनता है उसको बोलते हैं गति, या इंड्यूस हो रहा है जो, ठीक है ना। और इसका एक और नाम है, इन मतलब पूरा नाम इसका लिखा हुआ है, इंड्यूस ईएमएफ इन अ कंडक्टर रोड मूविंग इन अ यूनिफॉर्म फील्ड मैग्नेट। मतलब कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई रोड है, कोई छड़ है, वो गति कर रही है, वो मूव कर रही है, किसमें, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक रोड मूव कर रही है, एक छड़ गति कर रही है। तो गति करने की वजह से जब फील्ड लाइन कटेंगी, बल रेखाएं कटेंगी, तो कितना ईएमएफ जनरेट होगा, वो हमें हमें डिराइव करना है, वो हमें निकालना है। कब, जब कोई मतलब कि रोड मूव कर रही है, कोई छड़ है ना, छड़ वो गति कर रही है किसमें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, ठीक है। तो क्या है कि इसमें क्या करा अपन ने, इसमें अपन ने क्या करा, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया अपन ने। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जानते हो आप, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, मतलब अपन ने कोई ऐसा ऐसा सरफेस लिया है जिसके सभी सभी पॉइंट पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, या चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कि सभी सभी सरफेस पे क्या है, एरिया समान है। मतलब अगर 3D की बात करें अपन, तो यहाँ से यहाँ तक के पूरे एरिया में एक फील्ड लाइन निकली हुई है, इस तरह से बनी हुई है, ठीक है। अब तुम लोगों को पता है, जब अपन क्रॉस लगाते हैं तो क्या बोलते हैं, डायरेक्शन क्या होती है उसकी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनसाइड, या इनवर्ट, अंदर की तरफ डायरेक्शन होती है इसकी, अगर क्रॉस लगता है तो। और डॉट लगता है तो इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्शन कहाँ पर है, बाहर की तरफ। ये आप लोग पढ़ चुके हो अच्छे से, ठीक है ना। तो अब क्या है, अब क्या है कि हमें
ऐसी है, मतलब ये अपने पास क्या है, एक वो है, एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन कैसी है, आउटवर्ड, बाहर की तरफ डायरेक्शन है इसकी मैग्नेटिक फील्ड की। इसके अंदर क्या है, कोई रोड लगी हुई है, या कोई रोड रखी हुई है इसके अंदर, इस तरह से एक रोड रखी हुई है, यहाँ पे ये रोड है, ये रोड, ठीक है, एक छड़ रखी हुई है अपने पास, ठीक है। अब इस छड़ का नाम अपन पी क्यू दे दें, यहाँ पे इस छड़ का नाम अपन पी क्यू दे दें। तो इससे देखो, तो क्या पता लग रहा है कि एक तो एक्स डायरेक्शन है, एक वाई डायरेक्शन है और एक जेड डायरेक्शन है, तीन डायरेक्शन है अपने पास, एक्स वाई और जेड, है ना। तो अपन बात करेंगे धीरे धीरे कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है, कितनी इसकी कितना बल लग रहा है, कितनी लंबाई क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो आप देखो इसमें, तो इस जो रोड है इसको मैंने नाम दे दिया, इसकी जो छड़ है, मतलब जो रोड है उसकी लेंथ कितनी है, एल है, ये एल लंबाई की छड़ है, एल इस रोड का लेंथ है, ठीक है ना। और अब क्या है कि ये जो इसका वेग v है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, और v कहाँ है, वो जा रहा है x डायरेक्शन में। v कहाँ लग रहा है आपका, इस x डायरेक्शन में, मतलब कि अपन क्या कर रहे हैं इसको, ये रोड कहाँ जा रही है आपकी, x दिशा में मूव कर रही है, इस तरह से बढ़ रही है आगे, x डायरेक्शन में आगे मूव कर रही है ये रोड, ठीक है। ये रोड आपकी x डायरेक्शन में आगे मूव कर रही है, आगे बढ़ रही है, ठीक है। अब और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है इसका, अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है इसका, अंदर की तरफ है। तो आप लोगों ने ये पढ़ा था, वो लो पढ़ा था कौन सा, कि इसके आपको निकालना है फोर्स, चुंबकीय बल निकालना है आपको, ठीक है। तो बल किस दिशा में होना चाहिए, तो आप देखो, अगर हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड लॉ यूज करें, हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड लॉ यूज करें, ये वाला, ये आपने पढ़ा हुआ है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, है ना। तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि यहाँ पे बी होता है, यहाँ पे वी वेलोसिटी या करंट होता है, यहाँ पे फोर्स होता है ना। यहाँ पे तो क्या होता है, बी चुंबकीय क्षेत्र होता है, यहाँ पे वेलोसिटी या करंट होता है, यहाँ पे फोर्स होता है। अब आप देखो ये कि अगर V यहां जा रहा है, V यहां जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर की तरफ, तो ये जो फोर्स होगा वो कहाँ होगा, फोर्स कहाँ होगा, नीचे की तरफ। आप देखो ध्यान से, क्योंकि हमारा फील्ड कहाँ है, बाहर की तरफ है, ये V इधर जा रहा है, तो फोर्स कहाँ होना चाहिए हमारा, नीचे की तरफ होना चाहिए फोर्स हमारा, यानी कि फोर्स कहाँ लगेगा हमारा, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। अगर ये x है तो ये कौन सी हो जाएगी, ये माइनस का y हो जाएगी, तो हमारा फोर्स कहाँ लगेगा, नेगेटिव बाय डायरेक्शन में। आया समझ में ये चीज, डायरेक्शन कैसे आई, है ना। क्योंकि आपने क्या ये आपने ये रूल आप जानते हो, अगर ये बाहर की तरफ है ना, वेलोसिटी इधर है, तो ये कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, मतलब ये फोर्स, ठीक है। इसका मतलब ये कि आपका फोर्स का लगेगा नीचे की तरफ। तो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो कहाँ जमा हो जाएंगे, वो यहाँ जमा हो जाएंगे सारे, इस जगह सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जमा हो जाएंगे, नीचे की तरफ, क्योंकि फोर्स कहाँ लग रहा है उसका, छड़ पे नीचे की तरफ लग रहा है फोर्स उसका, ठीक है ना। ये लग रहा है नीचे की तरफ फोर्स। तो अगर फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, और कौन सा फोर्स है ये, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल, ये कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। तो अगर यहाँ माइनस है, तो माइनस की कमी होने की वजह से यहाँ पे प्लस साइन आएगा नहीं आएगा, बताओ। अगर यहाँ पे माइनस साइन था, तो इसकी कमी की वजह से यहाँ पे कौन इंड्यूस हुआ, कौन कौन प्रेरित हुआ, प्लस चार्ज प्रेरित हुए, माइनस चार्ज की वजह से कौन प्रेरित हुआ, प्लस चार्ज प्रेरित हुआ, इंड्यूस हुआ, इसलिए इसका नाम क्या दिया, इंड्यूस नाम दिया अपन ने इसका, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस चार्ज बन गया, और आपको पता है कि अगर प्लस माइनस आ गए कहीं किसी जगह पे, तो वहां पे क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, विद्युत क्षेत्र बन जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस माइनस आ गए, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र बन जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो यहाँ पे लग जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल लग जाएगा, है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो यहाँ लग जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल लग जाएगा, ठीक है। तो हम बात करें दोनों की बारी बारी से, तो हम जानते हैं कि जो हमारा फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल होता है, उसका सूत्र कितना होता है, आप लोगों को याद नहीं होगा, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। वो होता है Q इक्वल टू वी क्रॉस बी। अब याद आ जाएगा आपको, आई थिंक सो, क्यू बी बराबर एफ बराबर क्यू वी क्रॉस बी। और आपको पता है चार्ज की वैल्यू होती है नेगेटिव में ई के बराबर, ये आपको पता है अच्छे से कि चार्ज की वैल्यू होती है नेगेटिव में ई के बराबर। तो अगर ये ई के बराबर है, तो हम इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं, दैट विल बी माइनस ई वी क्रॉस बी। Okay, that will be minus E B cross B. That's it, equation number 1. ये तो क्या आया, ये आया मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल, है ना। एम मतलब मैग्नेटिक, चुंबकीय, है ना। अब हम बात करें इलेक्ट्रिक की, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है, इसका फॉर्मूला आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था, F बराबर होता है क्यू ई, F इक्वल टू होता है क्यू ई, है ना। और Q यहाँ पे वापस वही माइनस वाला है, तो अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे वापस का माइनस ई और ई, दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब आपको पता है कि एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है। अगर ये बैलेंसिंग कंडीशन ली जाए, साम्यावस्था की स्थिति की बात की जाए, तो बैलेंसिंग कंडीशन के लिए ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स के बराबर होगा,
बोलो, साम्यावस्था की स्थिति में दोनों फोर्स बराबर होंगे। अगर दोनों फोर्स बराबर होंगे तो दोनों की वैल्यू में यहाँ पुट कर सकता हूँ, दैट मीन्स माइनस ई बी क्रॉस बी, माइनस ई और ई, माइनस ई से माइनस ई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ई बराबर वी, क्या बचेगा, ई इक्वल टू वी बी या वी क्रॉस बी। ठीक है, यहां तक आपको पता लग गया होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप वेक्टर में लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ओपन कर लो आप, तो क्या बन जाएगा, वी बी साइन थीटा, वेक्टर फॉर्म खुलती है ना, तो क्या बनता है, वी बी साइन थीटा। और आपका वेलोसिटी और बी दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। देखो आप इस चीज से, वेलोसिटी और बी के बीच में, सॉरी, वेलोसिटी और बी के बीच में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। तो मैंने साइन कितना ले लिया, 90 डिग्री ले लिया, और साइन 90 कितना होता है, 1। तो अपन क्या बोल देंगे, E इक्वल टू वी बी, क्या बोल देंगे इसको अपन, E इक्वल टू वी बी। ओके, अब E इक्वल टू वी बी आपके पास आ चुका है, तो आप लोग ये जानते होंगे किस चीज से आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन क्या होता है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध होता है कि विद्युत क्षेत्र विभव का अपॉन एल होता है। ये आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन, विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध। तो इसको यहाँ पे अपन ई ना बी नहीं बोल के यहाँ पे अपन ई बोल रहे हैं, क्योंकि अपन क्या ले रहे हैं, ईएमएफ, विद्युत वाहक बल ले रहे हैं अपन, यहाँ पे ईएमएफ ले रहे हैं, इसलिए अपन यहाँ उसको ई बोलेंगे, बी नहीं बोलेंगे। और ई की वैल्यू निकालने के लिए मुझे यहाँ पे इस कैपिटल ई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। हमें क्या निकालना है, इंड्यूस ईएमएफ, हमें ई निकालना है, स्मॉल ई निकालना है हमें। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये ई एल बन जाएगा, और ई बराबर क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू कितनी है, वी बी एल। तो अगर कोई भी जो मतलब रोड मूव करती है, तो उस कंडीशन में जो ईएमएफ जनरेट होता है वो होता है वीबीएल। कितना होता है वो, वीबीएल। ठीक है, वी यहाँ पे वेलोसिटी है, वी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र है, एल उसकी लंबाई है। तो लंबाई पे डिपेंड करेगा ये, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा ये, और उसके वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा ये। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। आया सबको, आ गया, ऐसा रो रो के मत बोलो यस सर। अब आई आवाज, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इतना मतलब मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको, इस चीज को पूरा फोर्स को बताया मैंने, छोटा सा डेरिवेशन है। अब समझो फिजिकल मीनिंग क्या है इसका, कि अपन पढ़ क्यों रहे थे इस चीज को, इसको इसीलिए पढ़ रहे थे अपन, क्योंकि कोई चीज जब मूव करेगी ना, हमको पता है कि हमारी अर्थ क्या है, एक मैग्नेट है, हमारी अर्थ क्या है, एक मैग्नेट है। सब जगह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, एक तरीके से अगर अपन माने तो पृथ्वी के मतलब सब जगह एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है, क्योंकि एन से लेके एस तक जो डायरेक्शन है वो फिक्स है ना। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी, जो फिक्स निकलेगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। तो होता क्या है कि इस कंडीशन में, तो जब ट्रेन चलती है ना, ट्रेन पटरी पे, तो आप लोगों को पता है दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है मैग्नेटिक फील्ड का, अपन पढ़ चुके लास्ट चैप्टर में, है ना। दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक तो वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, मतलब एक तो ऊर्ध्वाधर होता है और एक क्षैतिज होता है, क्षैतिज, है ना। तो एक तो ये होता है हॉरिजॉन्टल वाला, और एक होता है वर्टिकल वाला, इस तरह से। ठीक है, ये क्षैतिज और ये ऊर्ध्वाधर, है ना। तो होता क्या है कि अब आपकी ट्रेन चल रही है, ये तो मैं ऐसा बनाया बोर्ड पे, आप इमेजिन करो कि ये इस तरह से बने हुए हैं, इस तरह से, है ना, ये इस तरह से बने हुए हैं। ये भी हॉरिजॉन्टल वाला है, ये वर्टिकल वाला है, ये क्षैतिज वाला है, ये ऊर्ध्वाधर वाला है। अब ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन चल रही है इस तरह से, है ना। तो आपको पता है ट्रेन के नीचे पहिए जो जुड़े हुए थे आपस में, वो गोल गोल घूमता है ऐसे, बीच का साइड सर्कल, है ना। तो जब वो घूमता है, तो ट्रेन चल रही है इस तरीके से, तो क्या होगी, कौन सी वाली लाइन कटेगी बताओ, वो वर्टिकल वाली लाइन कटेगी नहीं कटेगी, बताओ, कटेगी ना। भाई आप भाई, ये तो ऐसी थी, ये तो ऐसी थी, इसका दिक्कत नहीं आया, लेकिन ये चल रही थी ऐसे, तो क्या करेगी, ये ऐसे चलेगी, तो ये वर्टिकल वाली लाइन को काटेगी। और अगर ये वर्टिकल वाली लाइन को काटेंगी, तो क्या जनरेट होगा, एक ईएमएफ जनरेट होगा, एक विद्युत वाहक बल जनरेट होगा, एक करंट जनरेट होगा। ठीक है, तो एक करंट जनरेट होगा वहां पे उस जगह, अगर ये बल इसको काटेगी फिर लाइन को, इसको, तो करंट जनरेट होगा कैसे, अगर ये एस चलती है इस तरह से, तो कौन सा वाला पार्ट काटती है, वो वर्टिकल वाला पार्ट काटती है। तो एग्जाम में पूछा जाए कि अगर ट्रेन चलती है, तो वो कौन सा पार्ट काटेगी, वो वर्टिकल वाला पार्ट काटेगी, ऊर्ध्वाधर वाला काटेगी, ऊर्ध्वाधर घटक काटेगी, वर्टिकल वाला पार्ट काटेगी। कब, जब ट्रेन मूव कर रही है, तो अगर बल रेखाएं कटेंगी, क्योंकि आपका फील्ड लाइन कट रही है, एज कट रहा है, तो ईएमएफ जनरेट होगा, ये अपन जानते हैं, क्योंकि अपन ने डेरिवेशन किया हुआ है इस तरह वाला। ठीक है ना। तो ये पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल क्या है, कि हम पूर्व पश्चिम दिशा में रखकर किसी चालक छड़ को स्वतंत्र पूर्वक लटकाएं। मतलब पूर्व पश्चिम मतलब ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट मतलब अगर ये अपनी नॉर्थ और साउथ है, ये ईस्ट और वेस्ट है,
तो मैं ऐसे रख रहा हूँ इसको कि ईस्ट और वेस्ट में रख करके अगर किसी छड़ को लटकाया जाए इस तरह से, समझना मेरी बात को, समझ रहे हो तुम लोग, दिख रहा होगा तुमको शायद। तो अगर ये ईस्ट वेस्ट मान लो, या ईस्ट वेस्ट मान लो, किसी मान लो आप, तो अगर इसको ईस्ट वेस्ट में रख के लटकाया जाए तो हॉरिजॉन्टल वाली रेखाओं के कटने से तो कौन सी वाली रेखाएं कटेगी बताओ। अगर ये ऐसे लटका रहे अपन उसको तो कौन सी रेखाएं कट रही है बताओ। हॉरिजॉन्टल वाली कट रही है ना, ठीक है ना। ये देखो ये, क्योंकि वर्टिकल की डायरेक्शन में तो गिर रही है, देखो वर्टिकल की डायरेक्शन में तो गिर रही है, तो ये तो कटेगी नहीं। कौन सी कटेंगी है इस कंडीशन में, हॉरिजॉन्टल कटेंगी, ये क्षैतिज वाली कटेंगी, ठीक है ना। बात समझ में आ रही मेरी, समझ रहे हो बात को, ठीक है, क्योंकि है ना ये तो सेम डायरेक्शन में गिर रहा है इसलिए ये नहीं काट पाएगा। दूसरा, अगर अपन इसको नॉर्थ साउथ में गिराएं, किसमें, इसमें नॉर्थ साउथ में गिराएं इसको, तो इसमें क्या होगा बताओ। अगर नॉर्थ साउथ में गिराएंगे ना उससे क्या होगा देखो, क्योंकि बल रेखाएं कहाँ निकलती है, फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ निकलती है, नॉर्थ से साउथ निकलती है। बल रेखाएं कहाँ निकलती है, उत्तर से दक्षिण निकलती है। हमारी अर्थ अगर मैग्नेट है तो फील्ड लाइन निकलेगी नॉर्थ टू साउथ, कहाँ निकलेगी, उत्तर से दक्षिण निकलेगी। तो आपकी बल रेखा निकल रही इस तरह से, यू मानो आप इस तरह से निकल रही बल रेखाएं। प्रैक्टिकली समझना मेरी बात को, अगर नहीं आए तो बोल देना, बल रेखाएं निकल रही इस तरह से, इस तरह से निकल रही है, ऐसे नॉर्थ टू साउथ जा रही है ना, ऐसे निकल रही है, इस तरह से बल रेखाएं निकल रही है। और आपने क्या करा उसको, आपने उसको इसी डायरेक्शन में रख दिया, इसी डायरेक्शन में आपको उसको रख दिया। तो अगर ये सेम बल रेखाएं यूं जा रही थी, आपने इसको ऐसे रख दिया, तो इससे ना ये कटेंगी ना वो कटेंगी, ना हॉरिजॉन्टल कटेगा ना वर्टिकल कटेगा। बात समझ में आ रही है मेरी। अगर ये ऐसे निकल रही है, ऐसे इस तरह से निकल रही है, तो इसी के डायरेक्शन में तो आपने इसको ऐसे रख दिया, है ना, नॉर्थ टू साउथ रख दिया छड़ को, छड़ को ऐसे रख दिया मैंने, तो ये इसके ऊपर और इसके ऊपर चली जाएगी, मतलब इसको नहीं काट पाएगी, है ना। और हॉरिजॉन्टल तो वैसे नहीं काट पा रही है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो वैसे वैसे चल रही है इस तरह से। अगर हाँ आप रोड को ऐसे रखते हो और बल रेखाएं ऐसे जाती है, बल रेखाएं ऐसे जाती है, तो इसको इसको हॉरिजॉन्टल वाली को काट देगी ये। बात समझ में आ रही मेरी, प्रैक्टिकली समझना बात को, कि अगर ये ऐसे जा रही है, बल रेखाएं जा रही थी ऐसे, ये बल रेखाएं मान लो, ये फील्ड लाइन मान लो, और हम क्या कर रहे थे, इसको ऐसे रख रहे थे, तो हम कौन सी काट रहे हैं, हम एच वाली काट रहे हैं, बी एच वाली काट रहे हैं, है ना। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ रहा हम लोगों को। लेकिन अगर मैं इसको, ये आपकी फील्ड लाइन, ये आपकी मतलब वो नॉर्थ टू साउथ क्या है, ये फील्ड लाइन है, बल रेखाएं हैं, और अगर मैं इसको इसी दिशा में रखूंगा ना तो ये कट ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन में ये नहीं कट पाएगी इस तरह से। तो क्या होगा आपका, कि इस कंडीशन में कोई रेखाएं नहीं कटेगी। इसी तरह से कि कोई हेलीकॉप्टर है अपने पास, कोई हवाई जहाज है, उसको अगर अपन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पंख रख करके नीचे गिरा दें, मतलब गिराए मतलब उतारे, लेट नहीं कराए, उसकी गिराना नहीं है ना, दिक्कत रहेगी तो। मतलब कि ये आपका नॉर्थ टू साउथ क्या फील्ड लाइन है, एरोप्लेन उतर रहा है, पंख ऐसे उसके ऐसे फैले हुए हैं, ऐसे पंख है उसके फैले हुए हैं, ये हेलीकॉप्टर मान लो ऐसे, समझो तुम ध्यान से, ठीक है, समझ सकते हो ना मेरी बात को। ये पबजी वाला हेलीकॉप्टर है ना, किसी को याद तो नहीं आ रही पबजी, देखो ये पबजी वाला हेलीकॉप्टर है, ये नीचे गिर रहा है इस तरह से, अब गिर रहा है, तो अब मुझे बताओ मैंने किस डायरेक्शन में रखा है इसको, नॉर्थ टू साउथ में रखा है इसको मैंने, तो नॉर्थ टू साउथ कहाँ है अपना, इधर है, ठीक है। इसको उत्तर दक्षिण दिशा में रखा मैंने, नीचे की तरफ उतारा हूं मैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, कुछ भी लाइन नहीं कटेंगी, कोई भी लाइन नहीं कटेंगी, है ना, क्योंकि अभी अपन ने बात करी ना कि छड़ को अपन ऐसे रखते हैं तो कोई लाइन नहीं कटती है। अगर इसलिए किसी भी हेलीकॉप्टर को है ना नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में उतारते हैं हमेशा। अगर ऐसा हुआ ना, अगर उन्होंने इस डायरेक्शन में उतारा और हेलीकॉप्टर बहुत हेवी होता है, और अगर उन्होंने फील्ड लाइन काट दिया तो ईएमएफ जनरेट हो जाएगा वहां पे, अगर वहां पे ईएमएफ जनरेट हो गया तो वहां पे करंट जनरेट हो जाएगा और उसमें आग लग सकती है हेलीकॉप्टर में। इसलिए उसको हमेशा नॉर्थ टू साउथ में उतारते हैं ताकि फील्ड लाइन नहीं कटे। तो आज तुम्हें एक नई चीज पता लग गई, आई होप सो। आया समझ में, साहू और तुम लोगों को आया क्या, वरुण। हाँ, कोई दिक्कत है, किसी को डाउट। वो क्या कहता है वो समझो आप। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है आपके, कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की गति को नियत कोणीय वेग से गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब क्या है आपका जो रोड है ना, तो अब वो है ना क्या कर रही है, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है। पहले क्या थी, वो ऐसे चल रही थी, अब वो रोटेट करना शुरू कर देती है, अब वो घूमना शुरू कर देती है। क्योंकि हम लोगों को पता है 11th क्लास में हमने क्या करा था, पहले हमने जब न्यूटन के लॉ पढ़े थे तो पहले हमने क्या कहा था कि वो एक रेखीय वेग से चलता है या लीनियर वेलोसिटी से चलता है। लेकिन जब वो घूमना शुरू किया उसने, तब अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण पढ़ना शुरू कर दिया था चैप्टर, है ना। तो वहां पे अपने एंगल बदल गए थे, थीटा आ गया था, ओमेगा आ गया था। तो बस यहाँ पे वही डिफरेंस है। पहले अपन ने क्या कहा था, जो रोड है आपकी वो यूनिफॉर्म चल रही है, अब आपकी रोड क्या करी, रोटेट कर रही है। रोटेट कर रही है तो क्या डिफरेंस आएगा वो अपन देखने जा रहे हैं, सिंपल सी बात है, तो कुछ खास नहीं है, छोटा सा डेरिवेशन है, समझ लो इसको भी। वही चीज है
आप इसको ऐसे बना दो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना दो, ये डॉट वाला बना दो या क्रॉस वाला बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉट वाला ले लो। आप जो चाहोगे उससे डेरिवेशन कर सकते हो। अगर आपका इच्छा हो तो आप ये क्रॉस वाला लेके भी कर सकते हो। क्या तो आप क्रॉस वाला भी कर सकते हो, डॉट वाला भी कर सकते हो। उससे क्या होता है, उससे ये होगा, मतलब डिपेंड करता है कि आप डायरेक्शन कहाँ ले रहे हो। कि अगर आपने क्रॉस वाला लिया तो आपका जो फोर्स है वो डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की ऊपर आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की नीचे आ जाएगी, है ना। और अगर आप मेरे तरह इस तरीके से करते हो तो यहाँ पे ये एम नीचे आ जाएगा और एफ ई ऊपर आ जाएगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपका डेरिवेशन आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे भी अपन ने एक रोड ले ली इस तरह से, इस रोड की लेंथ वापस एल ले ली अपन ने, और एल लेंथ ले ली अपन ने। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक छोटा सा पार्ट काट लेंगे इस लेंथ का, अपन डीएल पार्ट काट लेंगे यहाँ पे एक लेंथ का, है ना। उससे क्या होगा कि अपन छोटे से पार्ट के लिए निकाल लेंगे वैल्यू, और इसको रोटेट कर रहा है, इसको करने दो रोटेट, है ना। हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे यहाँ पे। तो आप लोगों को पता है हमें कुछ रामायण नहीं करनी है, हमें क्या करना है, E बराबर VBL, अभी अभी हमने प्रूफ किया था E बराबर VBL होता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका हम फायदा उठाएंगे। इसका हम क्या फायदा उठाएंगे, यहाँ से हम बोलेंगे कि V, आपको पता है V बराबर होता है R ओमेगा, V बराबर होता है R ओमेगा, और यहाँ पे हमारी लेंथ R की जगह L है, तो हम क्या बोलेंगे इसको L ओमेगा, क्योंकि हमारे डिस्टेंस यहाँ पे रेडियस लेते हैं, वहां पे R, हम यहाँ पे लेंथ ले रहे हैं, L हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, तो आप क्या लिख सकते हो, उसको एल ओमेगा रख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो हमारी जो ई की वैल्यू है, तो अब स्मॉल पार्ट की बात करेंगे ना, तो स्मॉल पार्ट के लिए क्या बनेगा, ईएमएफ डी बनेगा। बड़े पार्ट के लिए ई बन रहा है तो स्मॉल पार्ट के लिए डी बनेगा। और वी की वैल्यू कितनी रख रखी है अपन ने यहाँ पे, ये अपन ने रख रखी है एल ओमेगा, क्या रख रखी है अपन ने इसकी वैल्यू, एल ओमेगा रख रखी है अपन ने इसकी वैल्यू। ठीक है ना, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। क्या बच रहा है पीछे, डीएल बच रहा है ना, डीएल बच रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो एल स्क्वायर जो ना जीता पर ये, पर एक मिनट रुको, VBL DL, ठीक है, VBDL है अपने पास, ये VBDL है। तो अपन क्या करेंगे, सुनो मेरी बात। तो अब यहाँ पे अपन ने जब इसको डी किया ना, इसको डी किया, तो इस एल को अपन डीएल लिखेंगे, तो ये शॉर्ट लेंथ की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है ना, तो ऐसे समझ लो, इसको तो मैंने डी लिख दिया, इसको मैंने VB कर दिया, और एल को मैंने DL लिख दिया यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि ये स्मॉल पार्ट की बात कर रहे थे अपन, सिर्फ इतने पार्ट की बात कर रहे थे अपन। ठीक है, तो अब VB की मैंने यहाँ से वैल्यू पुट कर दी, V की वैल्यू मैंने एल ओमेगा पुट कर दी मैंने इस जगह, और बाकी B और DL मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस पूरी छड़ PQ के लिए, P से Q तक मुझे क्या निकालना है, EMF निकालना है पूरा मुझे। तो अगर मुझे पूरा EMF निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका समाकलन करना पड़ेगा, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मुझे इसका। तो मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा, कहां से कहां तक, इसकी लेंथ कितनी है, 0 से लेके L तक लेंथ है इसकी, तो अपन क्या कर देंगे, इसका समाकलन 0 से लेके L तक, और D की वैल्यू भी कहां से कहां तक है, 0 से E तक है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू E तक आएगी इसकी, तो DE का इंटीग्रेशन होता है E, DE का इंटीग्रेशन समाकलन होता है E। और यहाँ पे ओमेगा और बी तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, ओमेगा और बी तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, अंदर कौन बचेगा, सिर्फ अंदर बचेगा L इंटू DL, और 0 से L। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दो यहाँ पे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओमेगा भी कांस्टेंट है, बाहर चल रहा है। अब एल का समाकलन इंटीग्रेशन कितना होता है, एल स्क्वायर बटे 2। अगर याद नहीं हो तो याद कर लेना, बचपन की बातें, तो लास्ट ईयर वाली बातें हैं, कि एल का इंटीग्रेशन होता है एल स्क्वायर अपॉन 2। कैसे करते हैं ये आपको पता है, कि इसकी वैल्यू क्या होती है, एन होती है, तो एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन करते थे अपन यहाँ पे, तो मैंने भी वही किया, पावर एक थी तो एक प्लस एक बटे एक प्लस एक, मतलब एल स्क्वायर बटे 2 अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमारा ई का वैल्यू कितना जाएगा, ओमेगा बी एल अपॉन 2, तो बोलेंगे अपन ओमेगा बी एल अपॉन 2, एल स्क्वायर सॉरी, ओमेगा बी एल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा किसके लिए, रोटेटिंग के लिए। तो अगर आपकी छड़ या रोड रोटेट कर रही है उस कंडीशन में, तो फिर क्या बनेगा आपका ईएमएफ, ये बनेगा ओमेगा बी एल स्क्वायर अपॉन 2। तो बताओ, आया समझ में।